आज बीए पाठ तृतीय के अंतर्गत आधुनिक काव्य के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के परिचय के बारे में बात की जाएगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध वेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। उनका जीवन काल 1865 से 1947 तक का माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने धीरे धीरे कर अपनी काव्य प्रतिभा का विस्तार किया और उस काव्य प्रतिभा के विस्तार में ब्रज भाषा से लेकर खड़ी बोली हिंदी तक की काव्य यात्रा को हम देख सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध एक सामान्य रूप में कानूनगो के रूप में सरकारी नौकरी करने लगे थे, लेकिन बाद में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में वो हिंदी की सेवा करने लगे। बाद में उनकी सेवा कार्य को देखते हुए और उनके सारे काव्य संबंधी योगदान को देखते हुए उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति का पद भी से सुशोभित किया गया। इस प्रकार हरिऔध निरंतर हिंदी साहित्य की कविता में निखार लाते रहे और उसे वैविध्यपूर्ण बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरिऔध की जो कविता है वो विविधता से भरी हुई है। इसका कारण एक ये भी है कि उनकी काव्य रचना जो है वह भारतेंदु युग से लेकर वेदी युग और वेदी युग के बाद छायावाद युग तक का विस्तार पाती है। यानी भारतेंदु युग की कविता के गुण या भारतेंदु युगीन संदर्भ में भी वो कविता रचते हैं, फिर आगे चलकर द्विवेदी युग में भी कविता रचते हैं और फिर आगे छायावाद के दौर तक उनकी कविताएं रची जाती रही। इस रूप में उनके प्रमुख ग्रंथों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश और पद्य प्रसून का नाम आता है। ये इनके चार प्रमुख रचनाओं में हम मान सकते हैं: प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश और पद्य प्रसून। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाएं बच्चों के लिए भी काफी रुचिकर रही हैं, जिसमें बाल विभव और बाल विलास रहा है। तो बाल विभव और बाल विलास, इसके अलावा उन्होंने एक और अलग ढंग की रचना लिखी और वह है चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। इन रचनाओं को देखने से जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, विशेष रूप से काव्य संबंधी जो उनकी विशेषताएं हैं उन पर भी हम विचार करें तो देखें कि इन रचनाओं में उनकी चार प्रकार की शैलियां देखने को मिलती है। यानी काव्य की चार शैलियां देखने को मिलती है। पहला है संस्कृत काव्य निष्ठ शैली, यानी संस्कृत की जो काव्य परंपरा थी उस रूप में उनकी रचनाओं में मिलती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की जो रचना है वो संस्कृत में या तत्सम प्रधान जो शैली है वो बिल्कुल संस्कृत काव्य परंपरा की शैली जैसी लगती है। दूसरे रूप में हम देखें तो रस कलश की जो रचना है वो रीतिकालीन काव्य शैली के अनुरूप है। क्योंकि हरिऔध ब्रज भाषा में भी रचना लिखते थे, इसलिए उनके यहाँ रीतिकालीन काव्य शैली का भी दर्शन किया जा सकता है। एक अन्य रूप में वैदेही वनवास को देखें तो वैदेही वनवास की जो रचना है वो सरल खड़ी बोली हिंदी की रचना है। तो एक तरह से वो खड़ी बोली हिंदी शैली की रचना करते हैं। और चौखे चौपदे या चुभते चौपदे की जो कविताएं हैं, जो काव्यांश हैं, वो उर्दू की मुहावरेदार शैली, यानी उर्दू की जो शैली होती है मुहावरेदार, उस शैली में भी वो रचना करते हैं। और इसका एक उदाहरण हम देखें तो आंखों पर उन्होंने बहुत अच्छी एक रचना लिखी है और वो है कहें क्या बात आंखों की, कहें क्या बात आंखों की, चाल चलती है मनमानी। कहें क्या बात आंखों की, चाल चलती है मनमानी। और उस आंखों की विशेषताओं को देखते हुए गहराई से सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जल भरा रहता है उनमें, जल भरा रहता है उनमें, पर उन्हें प्यासे ही पाया। तो इस तरह से उर्दू के मुहावरेदार शैली का प्रयोग भी वो चोखे और चुभते चौपदे में करते हैं। इस प्रकार काव्य के संदर्भ में भी हम देखें तो हरिऔध
भारतेंदु द्विवेदी युग और आगे छायावाद युग तक कविताओं की रचना करते रहते हैं और उनमें एक विराट और वैविध्यता का दर्शन उनकी कविता में होता है। और मुख्य रूप से उन्होंने अधिकांश कविताएं जो लिखी है वह कविताएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी है। इसलिए खड़ी बोली हिंदी को सबसे ज़्यादा एक आधार देने में हरिऔध का नाम आता है। और विशेष रूप से जो प्रिय प्रवास की रचना है वह एक खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य है, इसलिए इनको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कार भी कहा जाता है। यानी प्रथम खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो प्रथम महाकाव्य लिखने के कारण इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कार भी कहा जाता है। इस प्रकार कविता में उनमें जो वैविध्य है, इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात इनमें आती है कि उन्होंने कविता के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ये उनकी प्रतिभा को बताता है कि हरिऔध की जो प्रतिभा है वो सिर्फ काव्य या पद्य तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि उन्होंने उपन्यास या गद्य विधा में भी अपने महत्वपूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसलिए ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल जैसे उपन्यास भी हरिऔध को एक बड़े कलाकार के रूप में, बड़े साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित करता है। अब इनकी हम प्रमुख विशेषताओं पर यदि बात करें तो जो सबसे बड़ी बात हरिऔध की उभर कर आती है और वह है कि हरिऔध जिन काव्य वैविध्य का परिचय देते हैं उस काव्य वैविध्य में वे आधुनिक संदर्भों का प्रयोग करते हैं। यानी जितनी भी रचनाएं हरिऔध की हैं उन रचनाओं में जिन पौराणिक संदर्भों या पौराणिक कथाओं या किसी अन्य ऐतिहासिक संदर्भ या ऐतिहासिक कथा या किसी पुरानी बात का यदि जिक्र करते हैं तो सिर्फ पृष्ठ पेशन नहीं होता, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, बल्कि उन्हें नए संदर्भ में, बल्कि नए आधुनिक संदर्भ में, एक तार्किक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसकी प्रतिष्ठा दूसरे रूप में यह है कि वह अपने मूल नायक यानी कृष्ण को एक तरह से आधुनिक नायक या आधुनिक महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करता है। कृष्ण भक्तिकालीन कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्रिय प्रवास के जो कृष्ण है वह ईश्वर कृष्ण नहीं है, बल्कि प्रिय प्रवास के जो कृष्ण है वह एक महापुरुष के रूप में, वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो अपने कर्मों से महान बनता है और वह जन नायक बन जाता है। इस प्रकार प्रिय प्रवास का जो कृष्ण है या फिर राधा का जो चरित्र है, राधा का चरित्र भी एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है कि राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, राधा वल्लभ संप्रदाय की देवी नहीं है, बल्कि वह एक समाज सेविका के रूप में आती है। इस प्रकार राधा का जो चरित्र है वो समाज सेविका के रूप में और कृष्ण का जो चरित्र है वो महापुरुष या समाज सेवक के रूप में सामने आता है। ये दोनों चीजें बताती हैं कि पौराणिक जो संदर्भ थे कृष्ण और राधा के वो आधुनिक संदर्भ में आकर एक नए चरित्र का विस्तार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरिऔध की रचना में पुराने पौराणिक संदर्भों को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसीलिए जो कृष्ण है वह कोई अति मानवीय रूप या अति मानवीय चीजों का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कृष्ण मनुष्यों के बीच रहकर और मनुष्यों के संगठन, मनुष्य के सहयोग भावना का उपयोग करके, सेवा करके एक महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। तो इस तरह हम देखें कि कृष्ण की जो कथा को मूल रूप से आधार दिया गया है वह है ब्रज। यानी ब्रज में जब इंद्र के कोप से अतिवृष्टि होती है तो वहाँ के लोग बेचैन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृष्ण उन्हें संगठित करते हैं और कृष्ण संगठित करके एक पूरी योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद उसका कार्यान्वयन करते हैं। कार्यान्वयन करने के बाद उसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और वो निरंतर उन पर निरीक्षण करते हुए उनका निरंतर सहयोग करते हैं। इस प्रकार तब जाकर जितने भी ब्रजवासी हैं वह उनकी कार्यों के प्रशंसा करने लगते हैं
और कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनको महान घोषित करते हैं या महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इस प्रकार कृष्ण का जो रूप है वो कर्मठ रूप है, वो कर्म से निर्मित रूप है। और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की विशेषता है कि कृष्ण के अति मानवीय रूप को एक सामान्य धरती पर लाकर रखते हैं, आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करते हैं कि आज के संदर्भ में एक महापुरुष ईश्वर की प्रतिष्ठा पा सकता है। आज के संदर्भ में कोई बड़ा व्यक्ति ही महान हो सकता है, बशर्ते वह अपने कर्मों से जन कल्याण या लोक कल्याण को भूमि पर प्रतिष्ठित करे। और इसीलिए जो कृष्ण है वो पूरे प्रिय प्रवास में कहीं रास नहीं करते, बल्कि कृष्ण कर्मठ रूप दिखाते हैं और इसीलिए लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। और इस रूप में यदि हम देखें तो अनेक तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं कृष्ण, और राधा भी उनके साथ साथ एक समाज सेविका के रूप में सामने आती है। इस रूप में यदि देखें, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो कृष्ण किन रूपों में करते हैं कि सारे ब्रजवासियों को जल प्लावन से या जल में डूबने से बचाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित गुफा में पहुंचाते हैं। और गुफा में पहुंचाने के लिए वह गुफा में पहुंचाकर वो निश्चिंत नहीं हो जाते, बल्कि उनकी निरंतर सहायता करते हैं। और इसीलिए कहते हैं पहुँचते बहुधा उस भाग में, पहुँचते बहुधा उस भाग में बहु अकिंचन थे रहते जहाँ, बहु अकिंचन थे रहते जहाँ, यानी जो सबसे ज़्यादा कमजोर है, जिसको सबसे ज़्यादा जिस वर्ग को आवश्यकता है, जो सबसे ज़्यादा हाशिए पर है, उसकी चिंता कौन करता है? तो कृष्ण। हाशिए से अलग व्यक्ति की चिंता करने वाला कौन है? तो वह कृष्ण है। ये आधुनिक कृष्ण है और इसीलिए वह महापुरुष है। तो यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हरिऔध अपनी कविता में पौराणिक संदर्भों को एक नए संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि प्रिय प्रवास के कृष्ण हो या फिर राधा, इन दोनों को एक नए महापुरुष या समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इससे हरिऔध की प्रतिष्ठा अत्यंत बढ़ जाती है। इसलिए हरिऔध एक नए सबसे बड़े भाव संदर्भ को प्रस्तुत करते हैं आधुनिक कविता में, और सारे कवियों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं कि कविता वही प्रासंगिक होती है जो आधुनिक संदर्भों के ताप से सृजित होती है, जो आधुनिक संदर्भों को अपने में समाहित करती है, जो कल्पना या अति पारलौकिकता की बात करे वो कविता जन सामान्य के रूप में स्वीकृति में काफ़ी दिक्कत करती है। लेकिन जनता जिस कविता को अपनी परिस्थितियों के साथ जोड़ लेता है उससे वह लोकप्रिय बना है। यही कारण है कि प्रिय प्रवास के कृष्ण, प्रिय प्रवास के राधा, ये दोनों लोकप्रिय बनते हैं और प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी खड़ी बोली की एक प्रतिष्ठित रचना बन जाती है। हरिऔध इन अपनी काव्य रचनाओं में नवीनतम रहते हुए, यानी भारतीय परंपरा के संस्कृत शैली, रस, छंद, अलंकार को निभाते हुए नित्य नवीन प्रयोग करते रहते हैं। जैसा कि ध्यान है कि वो ब्रज भाषा में कविता करते हैं और संस्कृत निष्ठ काव्य शैली का भी अनुसरण करते हैं। इन दोनों में वो संस्कृत के जो प्रचलित छंद थे, दोहा, चौपाई जैसे छंद, और उसके अतिरिक्त वंशस्थ, शार्दूल, विक्रीडित, मालिनी, वसंत का, इन सब हरित गीत का, इन सब छंदों का वो प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि आगे चलकर इनका प्रयोग वो खड़ी बोली हिंदी में भी करते हैं। इस रूप में देखा जाए तो हरिऔध की कविता में छंदों का भी एक वैविध्य देखने को मिलता है। उसी तरह उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, इन सब अलंकारों का प्रयोग भी वो निसंदेह और धड़ल्ले से अपनी कविता में करते हैं। और यदि काव्य रूप से हम देखें तो प्रिय प्रवास अपने आप में एक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त कई उन्होंने खंड काव्य या मुक्तक के रूप में रचनाएं की। इस प्रकार निसंकोच हम कह सकते हैं कि हरिऔध की जो कविता है वो भाव और शिल्प दोनों की दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण कविता है। और यही कारण है कि द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित कवियों में
हरिओम का नाम निसंकोच लिया जा सकता है। अगली बार हम दूसरे कवि के बारे में बात करेंगे।